नमस्ते प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के पूरे फार्मूले को। अगर आप प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार में अगर कोई बच्चा है तो आप इस वीडियो को उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारे बोर्ड एग्जाम में, अगर आप स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर संभव हो तो पेन कॉपी लेकर हमारे साथ बैठिए और एक एक क्वेश्चन को बच्चों, एक एक फॉर्मूले को रिवीजन कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस फॉर्मूला का बुक यानी कि इसका जो बच्चों नोट्स है वो अगर आप लेना चाहते हैं, जिसको प्रिंट करा करके अपने घर में रख सकते हैं, जिससे आपको मैथ आपका बच्चों बहुत मजबूत हो जाएगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन के किसी टॉपिक में अगर आप फंसेंगे तो फॉर्मूला तुरंत देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले इस पूरे फॉर्मूले को देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे ले सकते हैं, इस बुक को कैसे ले सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा गया है कंप्लीट मैथ्स फॉर्मूला कक्षा 10 बच्चों, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए 20 अंक पक्का करें। बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था। गणेश जी का आशीर्वाद लेके मोटिवेशन पढ़ते हैं सपनों को सच करने के लिए। सिर्फ इच्छा नहीं, लगन और अनुशासन भी चाहिए। आज तुम किताबों से जितना समय दोगे, किताबों में जितना समय दोगे, कल वही किताबें तुम्हें दुनिया में पहचान दिलाएगी। तो प्यारे बच्चों, पढ़ने में आपको अधिक से अधिक टाइम देना चाहिए। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या से हमें ज्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ना पड़ता है। एक फॉर्मूला बस पढ़ते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में होता है शेषफल। इसे a बराबर बी क्यू और प्लस आर भी हम लोग कहते हैं। और इसी को बच्चों अगर हम लोग ये कर दें, अगर हमें भाज्य चाहिए, भाज्य बच्चों, तो क्या करते हैं, आकर के भाज्य, अगर हमें भाजक चाहिए तो भाज्य में आकर के शेषफल को माइनस करते हैं बटा बच्चों भागफल। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं, पर फार्मूला है एक ही बच्चों। आगे बढ़ते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां तक एक ही फार्मूला है। उसके बाद है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, HCF गुना LCM, यानी कि उनका मॉस और गुना लॉस। अंग्रेजी में हम इसे कहें, अगर दोनों संख्या को a और b मान लें तो गुना HCF गुना LCM होता है। तो प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर में आपको बस ये 3 फार्मूला याद करना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर दूसरा। अच्छा, पहले में मैंने कुछ विशेष और रखा है आप लोगों के लिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। n को आप यहां भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। मेरे बच्चे, प्रथम n सम संख्या का जो योग होता है वो n इंटू n प्लस 1 होता है और प्रथम n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है। तो इन सभी फॉर्मूले को सिर्फ देखना नहीं है, इसको अपने कॉपी में लिख लिख कर आपको याद करना है। आइए देखते हैं बहुपद चैप्टर में। बहुपद चैप्टर में हमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें, फर्स्ट प्यारे बच्चों, व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax प्लस बी होता है। और रेखिक बहुपद का जो घात होता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि रेखिक बहुपद का घात कितना है, तो आपको 1 कहना है। नेक्स्ट बच्चों, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है और द्विघात का घात 2 होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है और इसके घात की संख्या 3 होती है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्यारे बच्चों, कई बार हमें द्विघात बहुपद निकालना होता है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो ये होता है बच्चों द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। अगर हम त्रिघात बहुपद निकालें तो एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये होता है बच्चों हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फा प्लस बीटा का लिखते हैं माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा का माइनस बी बटा सी। बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस बी बटा सी, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का माइनस डी बटा ए। तो पहले बच्चों आप देख सकते हैं कि ये हमारा टोटल फार्मूला होता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, चैप्टर नंबर तीसरा है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि अगर आप दुगने स्पीड में देखेंगे तो बहुत कम समय में आप सारे फॉर्मूले को रिवीजन कर पाएंगे। तो बच्चों चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें बस 3 फार्मूला पढ़ना है। अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं हो b1 बाय b2 तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या होता है। पहली बात, समीकरण संगत होता है, इसके केवल एक हल होते हैं, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है और हम इन्हें अविरोधी कहते हैं। a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2। ऐसी कंडीशन में क्या क्या होता है, पहला असंगत होता है, इसका कोई हल नहीं होगा और इसका ग्राफ समांतर होगा, हम इसे विरोधी कहेंगे। नेक्स्ट बच्चों, जब तीनों बराबर हो, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन में बच्चों हम इसे सबसे पहले संगत कहेंगे, इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ग्राफ संपाती होगा और हम इन्हें आश्रित समीकरण कहेंगे। तो ये था बच्चों चैप्टर 3 में। बस आपको 3 चीज को याद रखना है और 3 से ही आपके लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं हम लोग। बच्चों, ऐसा होने पर संगत होगा या असंगत होगा अलग क्वेश्चन है ना। एक हल होगा, 2 हल होगा, अनेक हल होगा, ये अलग क्वेश्चन है ना। बच्चों, इसका ग्राफ संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, ये अलग क्वेश्चन है। ऐसा होने पर हम इसे क्या कहेंगे, आश्रित कहेंगे, विरोधी कहेंगे, अविरोधी कहेंगे, ये एक अलग क्वेश्चन है। समझ गए मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4।
चैप्टर नंबर 4 है बच्चों हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि बच्चों विवेचक का सूत्र क्या होता है। विवेचक का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब डी का मान 0 हो तो मूल की प्रकृति कैसी होती है? आप लोग पढ़े होंगे कि जब डी का मान 0 हो तो मूल कैसे होते हैं? मूल मेरे बच्चे वास्तविक एवं समान, वास्तविक और समान होते हैं। और जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक लेकिन असमान होते हैं। जब डी का मान 0 से बड़ा हो, यानी जैसे मान लो कि बच्चों डी का मान 5 आ गया, डी का मान 7 आ गया, तो 0 से बड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होंगे? वास्तविक एवं असमान। और बच्चों याद रखिएगा, जब डी का मान 0 से छोटा हो यानी नेगेटिव में, जब डी नेगेटिव में आता है यानी विवेचक का मान ऋणात्मक होता है, तो क्या होता है बच्चों? अवास्तविक। मूल अवास्तविक होते हैं। मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या आप यहां लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर में d लिख सकते हैं और बटे 2 है। ये होता है मूल निकालने का फॉर्मूला। इसमें पहला होता है अल्फा, जिसमें हम प्लस का यूज सिर्फ करते हैं, बीटा में माइनस का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में बहुत कम फॉर्मूला है। समांतर श्रेणी बच्चों, पहला फॉर्मूला है डी निकालने का सूत्र। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो सार्वंतर निकालने के लिए a2 माइनस a1 का यूज करते हैं बच्चों। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। अंतिम से nवां पद, अंतिम से nवां पद कैसे निकालते हैं? तो अंतिम से nवां पद निकालने के लिए a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a अंतिम पद है बच्चों, जहां a क्या है? अंतिम पद है। और एसएन का एक और फार्मूला होता है n बटे 2 a प्लस an। तो ये था बच्चों हमारा एपी का फार्मूला। देखिए, जब हम क्लास 10th में थे तो हर संडे को बच्चों हम फार्मूला रिवीजन करते थे, यानी हर संडे को पूरा फार्मूला लिख करके हम रिवीजन करते थे। आप सभी स्टूडेंट को भी मैं यही कहूंगा कि आप सभी को हर सप्ताह मैथ के सभी फार्मूले को खुद से लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 में बच्चों। त्रिभुज चैप्टर में फार्मूला तो बहुत कम पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। पहली बात है समरूप आकृति। समरूप आकृति क्या होता है इसके बारे में समझिए। दो आकृति जिनके आकार समान हो, सिर्फ आकार समान होने से हम उसको समरूप कहेंगे। जैसे एक बच्चों देखो, ये वृत्त गोल है, ये भी बच्चों गोल है, तो ये सिर्फ अगर गोल गोल दोनों है, दोनों का आकार एक जैसा है, तो हम इसे समरूप कहेंगे, है ना। सर्वांगसम में क्या होता है? सर्वांगसम में होता है दो आकृति जिनके आकार बच्चों यानी कि दिखने में एक जैसे और अमाप समान हो, उसे सर्वांगसम कहते हैं। यानी बच्चों सर्वांगसम होने के लिए सिर्फ एक जैसा दिखना जरूरी नहीं है, बराबर होना भी जरूरी है। यानी कि दोनों बच्चों, जैसे होता है ना, जैसे आप देखे होंगे 5 रुपए का सिक्का, दो सिक्का देखेंगे एकदम सेम होता है। यानी मान लो 2 सेंटीमीटर का वृत्त दो ठो लेते हैं, यानी आकार और अमाप दोनों समान होगा, तब हम इसे सर्वांगसम कहेंगे। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, दो आकृति के समरूप होने के क्या शर्त हैं? तो दो आकृति के समरूप होने के शर्त हैं आकार उनके समान हो और संगत कोण बराबर हो। आकार समान और संगत कोण ये बराबर होना चाहिए बच्चों। दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा किसने कहा था? यानी दो समान कोण वाले त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा कहने वाले थेल्स साहब थे। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कौन सा प्रमेय कहते हैं? इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बच्चों देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अगर हम भुजा के माप के आधार पर देखें या भुजा के आधार पर कहें त्रिभुज के प्रकार, तो एक होता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजा बराबर होते हैं, है ना। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु कहते हैं। और इसकी एक बात और खास है कि इसका प्रत्येक कोण 60 का होता है। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो हम उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर ना हो, सबका मान अलग अलग हो। जैसे मान लो कि मेरे बच्चे एक 3 है, एक 2 है, एक 5 है, कोई बराबर ही नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कोण के आधार